आपको पता है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का। यदि आप इन दोनों सभ्यताओं को भी मिला दे, मेसोपोटामियम और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो उन दोनों से भी 12 गुना बड़ा एरिया था इसका। आपको मान लीजिए यदि किसी सभ्यता की शुरुआत करनी है, या फिर मान लीजिए आपको एक गांव बसाना है, या आपको एक छोटा एक कस्बा एक शहर बसाना है, गांव लगा लीजिए, आप कहां पर बसाने की कोशिश करें कि पक्का कोई ना कोई उनके पास ज्ञान रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो लोग इलिटरेट हों, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं 90 डिग्री के जब वो कोण के बारे में जानते हैं, रेगुलर पिट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानते हैं, इसका मतलब दे मस्ट हैव बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा इसको। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन। अंग्रेजी में कहा होता है कि आपको ना आपकी जो नज़र है उसको इस तरीके से आपको संजोना पड़ेगा, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा कि आप लाइनों के बीच में जो भाव छुपा हुआ है आप उसको भी एक्सेप्ट कर सके। जैसे एक सील मिली है जिसको बोला गया है प्रोटोसिवा। अब ये जो सील है ये हमें क्या क्या बताती है, ये जगह है, इस पे मिला क्या है, उससे संबंधित मैं एआई चित्र बना करके आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे कि इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये आपको सीधा याद करना, जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको जरूर डाउनलोड करना, पढ़ना, पूरा मजा आएगा एकदम पूरा। यदि आपने सेशन देखा हो तो आपको अच्छा भी लगा होगा एंड डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि यदि फाउंडेशन है तो फाउंडेशन से संबंधित जो मेन चीज होती है वो होती है कि तथ्य प्लस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों के दोनों होने चाहिए। केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी नहीं होती है, मेंस की भी तैयारी करनी होती है। और जो मेंस की जो तैयारी होती है वही मेन होती है, उसमें विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, दृष्टि यूपी पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस बार के यूपी पीसीएस 2026 को ध्यान में रखते हुए दृष्टि परिवार आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर के आया है, और यह है विजयपथ फेज 1 का इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस का जो इस बार का 2026 का जो एग्जाम रहेगा उसको टारगेट करेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगा जिनके पास हो सकता है कि कंटेंट की कमी हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो उनके पास एडिक्वेट ना हो, उनकी आर्थिक कंडीशन के कारण या किसी भी सिचुएशन के कारण यदि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको कोई भी समस्या है, तो इस इनिशिएटिव के तहत हमारा ये प्रयास रहेगा कि उन सभी की समस्या को कुछ ना कुछ हम दूर करने का प्रयास कर सकें। हमारी तरफ से जितना भी बने हम उतना करने का इस इनिशिएटिव में प्रयास करेंगे। अब देखिए, इस विजयपथ इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सभी शुरू से ही इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहें, और अंत तक जब हम फेज 3 तक पहुंच जाएंगे तब आपको बहुत लाभ होगा इस इनिशिएटिव से। देखिए, ये इनिशिएटिव 3 चरण में होगा, जिसमें होगा फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब हमने इसको कैसे डिवाइड किया है बस 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, फिर अपने सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फेज 1 होगा उसमें हम आपको कंप्लीट फाउंडेशन के ऊपर फोकस कराएंगे। अब क्योंकि यहां पर ये वीडियोस इस तरीके से रहेंगे कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए यहां पर ये जो क्लासेस हैं इसमें पीपीटी भी होंगी। और पीपीटी इसीलिए है ताकि लिखने का टाइम बचे, और ये पीपीटी हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, जिसमें आपके प्रीलिम्स के तथ्य तो होंगे ही, प्लस जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी इसमें ऐड होंगे। हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि फाउंडेशन है तो फाउंडेशन से संबंधित जो मेन चीज होती है वो होती है कि तथ्य प्लस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों के दोनों होने चाहिए। केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी नहीं होती है, मेंस की भी तैयारी करनी होती है। और जो मेंस की जो तैयारी होती है वही मेन होती है, उसमें विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत हाई होनी चाहिए। और ऐसा ही इंटरव्यू में भी आपके यदि एनालिटिकल स्किल्स हाई है तभी आप इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जो उन प्रश्नों के उत्तर सही से और सटीकता से दे पाएंगे। यदि आपके तथ्य पे केवल ध्यान है, ओनली फोकस है, तो इसका मतलब आपके जो फाउंडेशन था वो उस कमजोर था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फाउंडेशन रहेगा उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम जो चीजें वो स्लाइड्स में हो, ताकि आपको ये स्लाइड्स हम प्रोवाइड कर सकें। और कुछ जो चीजें विश्लेषण की जो चीजें होंगी जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उन सब चीजों को हम लोग यहां पर आराम से डिस्कस कर लेंगे। फिर आप ये पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, फाइनली आपका फाउंडेशन का जो बेस है वो बन जाएगा। अब देखिए, यहां पर क्योंकि स्लाइड्स में चीजें होंगी, यदि आपको ट्रेडिशनल वे में पढ़ना है कि सारी चीजें जीरो से पढ़ाई जाए, लिख लिख करके टीचर एक्सप्लेन करे सारे कॉन्सेप्ट, सारे तथ्य, और आपके पास एक नोट्स आ जाए, आपके हैंड रिटन नोट्स हों वो, तो आप ये भी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का जो फाउंडेशन जो कोर्स है, प्रीलिम्स प्लस मेंस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और दृष्टि के ऑफलाइन मोड में आप प्रयागराज लखनऊ जो शाखा है उस पर ये उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के अपने आप को एनरोल करा लीजिए, और वहां पर आपको सारी जानकारी इससे संबंधित मिल जाएगी। यदि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहें आपको वो भी मिल जाएगा। कुल लगभग
600 घंटों से ज्यादा की जो कक्षाएं हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी। और यदि आपको कोई भी इससे संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 8750, एक मिनट रुकिएगा, 87501 और 87501 पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको सारी चीजें उसके उपलब्ध करा दी जाएंगी, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब चलिए चलते हैं अपने सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं एक बार के लिए फेज 2 में हम लोग क्या करेंगे। देखिए फेज 1 में फाउंडेशन है तो प्री प्लस मेंस दोनों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो माइंडसेट है वो मेंस से संबंधित चीजों के बारे में भी सोचना विचारना शुरू करे। तो यहां पर तथ्य, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट्स आपको दोनों मिलेंगे। यहां पर दोनों आपको मिलेंगे, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट प्लस जो कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको दोनों मिलेंगे यहां पर। उसके साथ जो सेकंड जो फेज होगा उसमें क्या होगा, यहां पर कंप्लीट सिलेबस का आपको रिवीजन कराया जाएगा। जो भी पाठ्यक्रम होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वन शॉट मैराथन है उसके थ्रू आपको रिवाइज कराया जाए। और इसमें मोस्टली जितने भी तथ्य होंगे वो आपको सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, एक पीडीएफ फॉर्मेट में रिवाइज भी करा दिए जाएंगे। 6-7 घंटे का ये 6-7 घंटे तक की मैराथन हो सकती है फेज 2 में। तो फेज 1 में तथ्य भी होंगे, कॉन्सेप्ट भी होंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जो फेज जो सेकंड होगा उसमें मैक्सिमम हम लोग तथ्य पे फोकस करेंगे, और जो फेज 3 होगा उसमें हम लोग आपको एमसीक्यू सोल्व कराएंगे। क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस में और इनफैक्ट जितने भी स्टेट पीसीएस है उनमें एक बहुत बड़ी ये चीज होती है कि यदि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर होल्ड है ना, तो आपके एग्जाम निकलने की संभावना, प्रीलिम्स निकलने की, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मोस्टली जो थीम्स हैं वो रिपीट होती हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन के जो सब पार्ट हैं वो रिपीट होते हैं, ऑप्शंस भी रिपीट हो जाते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं वो घटना चक्र पढ़ करके जाते हैं। यदि एमसीक्यू अगर आपके स्ट्रॉन्ग है 10, 15, 20 साल के, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो हम भी आपको फेज 3 में ये चीजें सारी करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखिए आज का जो सेशन होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न यही आप सभी से बताइए, हम लोग पढ़ते हैं इसको, इन द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन ये कैसे रखा गया? दो नाम में क्यों? एक से जब काम चल सकता है तो दो क्यों? और यदि दूसरा नाम आया है तो दूसरा नाम किसी कारण तो आया होगा। तो इसका जो नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन जो सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो सभ्यता है, वो किस समय कैसे आया? क्या आपको इस डिबेट के बारे में थोड़ा सा अंदाजा है? क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, इस डिबेट के बारे में थोड़ा सा इस क्लास की एनसीईआरटी में थोड़ा मेंशन है। आपने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, बिल्कुल पतली सी एनसीईआरटी है ये, देखिए बिल्कुल पतली एनसीईआरटी। लेकिन यदि आप पूरा सेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एनसीईआरटी ये गागर में सागर है, आपको पढ़ना कैसे है, इन सब चीजों के बारे में अंदाजा होगा। सो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न आपसे था वो यही था, आप बताइए। चलिए एक और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपको मजा आएगा सुन करके, जान करके। पहले कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि आपका जो दिमाग है उसमें क्यूरियोसिटी आ सके, उसमें सोचने के लिए, सोचने विचारने के लिए जो आपके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी का एलिमेंट है वो मैं जनरेट कर सकूं, वो आपके दिमाग में मैं उसका एक बीज बो सकूं। ये देखिए, आपको मान लीजिए यदि किसी सभ्यता की शुरुआत करनी है, या फिर मान लीजिए आपको एक गांव बसाना है, आपको एक छोटा एक कस्बा, एक शहर बसाना है, गांव लगा लीजिए, आप कहां पर बसाने की कोशिश करेंगे? आप देखेंगे कि उसके लिए कुछ मूलभूत बेसिक जो चीजें हैं, कि वहां पर खाने पानी की सुविधा हो, वहां पर रहने के लिए समतल जमीन हो तो ज्यादा बेहतर है, वहां पर यदि जमीन उपजाऊ है तो और भी अच्छी बात है, पानी की भी यदि सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप मूलभूत 5-6 जो बेसिक जो चीजें हैं वो देखने का प्रयास करेंगे, और ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, यदि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यदि आपको पहली सभ्यता बनानी है तो आप कहां पर बनाएंगे, या फिर पहले यदि आपको एक गांव बनाना है तो कहां बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए यूपी और बिहार वाला ये जो क्षेत्र है, यहां पर जमीन भी काफी उपजाऊ है, हाँ जी। यहां पर जो मॉनसून की जो प्रेसिपिटेशन, जो बारिश है, वर्षा है, वो भी ज्यादा है। औसतन यदि देखें तो यहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। जो भूजल है वो भी काफी ज्यादा है, पानी भी बिल्कुल साफ है, गंगा नदी का पानी है यहां पर, और जमीन है वो भी फर्टाइल है। आप जस्ट आम की गुठली फेंकिए, आम को आपको पौधा तैयार हो जाएगा कुछ टाइम पर ही, अब वृक्ष भी बन जाएगा कुछ सालों में। यहां पर जब आप जाएंगे इस साइड में, तो इस साइड में तो सूखा एरिया है ना, बारिश भी इतनी नहीं है, प्लस गर्मियों के समय देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली जो सभ्यता है वो यहीं पर ही क्यों बनी? कोई तो उसका कारण होगा।
यस, हथाउस का कारण। यहां पर क्यों नहीं? क्यों ऐसा रहा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसने सबसे पहले यहीं पर ही जन्म लिया और उसके बाद धीरे 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 ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसके डिक्लाइन के बाद, मतलब इसके खत्म होने के बाद जब ये डिक्लाइन हो रही थी, तो ह्यूमन जो सेटलमेंट्स हैं वो ईस्ट की तरफ जानी शुरू हुई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो जब तक आपके दिमाग में ये सब चीजें, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जो तथ्य हैं वो एक धागे से पिरो नहीं पाएंगे। तथ्य क्या होता है? आप याद करेंगे, बार बार याद करेंगे उनको, याद करने के बाद आप भूल जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि काश याद हो जाते तो मैं अभी ये प्रश्न कर देता। लेकिन आप समझिए, जब तक आपकी एनालिटिकल थिंकिंग विकास, उसका जो आपकी जो विश्लेषण करने की जो शक्ति है, यदि आप वो आपकी प्रबल नहीं होगी तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। सो बेटर भी कोशिश करना कि जो भी आप पढ़ो इस सेशन के बाद भी, तो थोड़ा सा आपका दिमाग सोचना विचार करना शुरू करे। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं 1920 के आसपास जो तथ्य हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। आप डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिएगा, सारे तथ्य वगैरह इसमें सारी चीजें हैं कि किस साइट में कौन सी मिली थी, कौन सी चीजें मिली हैं, कहां पर ग्रेनरी है, कहां पर ग्रेट बात है, किसने ये जो साइट थी इसको इसमें एक्सकवेट किया चीजों को। तो सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन है। डोंट वरी, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, जस्ट शांति से सुनिएगा और आपको फिर जो है चीजों के बारे में और क्रिस्टल क्लैरिटी होगी। देखिए, सबसे पहला, सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है कि इनफैक्ट उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी। यदि आप देखेंगे ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो आज का ये जो ईरान वाला क्षेत्र है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन सबसे काफी बड़ी सभ्यता थी। अब जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू वाया मैप। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कहां पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया ये हो गया। उसी के साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहां थी? ये हो गई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसी के साथ यदि आप देखें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यहां पर आपको पता है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का। यदि आप इन दोनों सभ्यताओं को भी मिला दे, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो उन दोनों से भी 12 गुना बड़ा एरिया था इसका। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से यदि अकेला अगर आप देखें, उससे कंपेयर करें ना, उससे तुलना करें, तो इससे 20 से 21 गुना ज्यादा बड़ा एरिया था। तो इसका मतलब कोई तो बात होगी ना यहां पर। यस, हां बिल्कुल है। अब देखिए, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन एट दैट टाइम। और यह सबसे पहला तथ्य है, एक मिनट रुकिएगा, ये यहां पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन इन चारों में से सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। उनसे सबसे बड़ी भी थी और उन सबसे उन्नत भी थी। उन्नत कैसे थी? टाउन प्लानिंग वगैरह में उन्नत थी। अब यह है बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे। अब देखिए, इसके बारे में जब एक्सकवेशन शुरू हुआ, पता तो लगभग 1860 के बाद से ही धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया था कि यहां पर कोई ना कोई तो प्राचीन जो सभ्यता रही थी। क्योंकि जब वहां पर रेलवे जो लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय ईंटों की जरूरत पड़ी। तो वहां के इंजीनियरों ने जब ईंट लेकर के आने लगे, तो वहां के लोकल ने कहा, अरे कहां जा रहे हो आप, ये तो यहां से जमीन से ईंट निकलती है। तो जब वहां पर थोड़ा सा एक्सकवेट करना शुरू किया, तो बहुत सारी और भी ज्यादा ईंट मिली वहां पर। लेकिन 1807 में जो प्रॉपर एक्सकवेशन की एक प्रॉपर पद्धति होती है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट उसको खोदना शुरू नहीं कर सकते, लेयर बाय लेयर आपको मटेरियल रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो जो एक्सकवेशन जो है वो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। जितने भी साक्ष्य होंगे वो तो आप तोड़ देंगे, वो तो खराब हो जाएगा। तो एक्सकवेशन बहुत केयरफुली किया जाता है, आराम आराम से चीजों को रिमूव करके जो मटेरियल है उसको लेयर बाय लेयर आपको रिमूव करना पड़ता है। तो 1860 के आसपास पता चला था। फिर उसके बाद 1920 तक आते आते प्रॉपर एक्सकवेशन शुरू किया गया, हड़प्पा में भी, और उसके बाद उसके अगले साल ही मोहनजोदड़ो में भी शुरू हो गया था। तो 1920 फिर 1922-23 तक प्रॉपर एक्सकवेशन का काम शुरू हो गया था। अब उसके बाद जब इसके बारे में जब सबसे पहले पता चला था, जब डायरेक्टर जनरल जो थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके पास वो थे जॉन मार्शल, उनके पास इनके जो एविडेंसेस जो थे, जो एविडेंसेस थे वो लेकर के उनको दिखाए गए। तो उन्होंने कहा कि ये हो ना हो कोई प्री हिस्टोरिक वो है सभ्यता है। प्री हिस्टोरिक दो सभ्यताएं होती है, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। मतलब यदि हमारे पास किसी भी सभ्यता के यदि रिटन एविडेंसेस हैं, कोई ना कोई बुक में कहीं लिखा हुआ है, कोई ना कोई किसी शिलालेख में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंशन है, और यदि हमें उसके रिटर्न कुछ एविडेंसेस हैं
तो हम उसको बोलेंगे ठीक है हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक में कैसे होता है कि हम उसकी जो इतिहास है उसको इस बात से डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई तथ्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कोई ना कोई पुरातात्विक जो तथ्य हैं वो मिले हैं हमें, ऐसे एविडेंसेस हमारे पास पोट्री है, हमारे पास बीड है, हमारे पास कुछ ना कोई सील है, हमारे पास जो नगर है, टाउन प्लानिंग है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन वहां की जो स्क्रिप्ट है वो उसको अभी तक हम लोग डिकोड कर नहीं पाए हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये कोई ना कोई हो सकता है कि कोई प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। और ये क्योंकि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है और ये क्योंकि इंडस वैली में मिली है, मतलब जो सिंधु नदी है उसमें ये मिली है, तो उसका नाम उन्होंने सबसे पहले रखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि लगभग 1400 से 1500 टाउन्स, कस्बे, छोटे से बड़े कस्बे यहां पर मिले। देखिए लगभग कहां पर मिली, सिंधु घाटी सभ्यता में, यहां पर हड़प्पा। अब हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो दो में एक्सकवेशन सबसे पहले शुरू हुआ और सबसे पहले इसको नाम दिया गया जॉन मार्शल के द्वारा कि इसका नाम होगा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में पता चला कि सिंधु जो नदी है उसके अलावा जो मैक्सिमम, मतलब लगभग 1400-1500 के आसपास जो शहर है उनके बारे में पता चल चुका है। तो तब देखा गया कि जो मैक्सिमम, जो नियरली 2/3, और ये मैं अपने शब्द में एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देखना आप, ये जो एनसीईआरटी इसी में मेंशन है, ये सिर्फ इस एनसीईआरटी में, लेकिन आप क्या होगा पढ़ के उसको निकल जाएंगे डायरेक्टली, आप उस भाव को मिस कर जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे फैक्ट को रटना शुरू करेंगे। ये देखिए 2/3 ऑफ द टाउन्स, मतलब 2/3 ऑफ द सेटलमेंट वो इंडस नदी के उसमें नहीं है, सिंधु नदी के उसमें नहीं है, बेसिन में। वो तो ये जो सरस्वती जो नदी है जो यहां से चलते हुए यूं हरियाणा राजस्थान से सिंध तक जा रही थी, ये वहां पर है। सो 2/3 ऑफ द सेटलमेंट वॉज इन द घग्गर, हाकरा, और जो सरस्वती नदी है उसके बेसिन में थी। तो अब पूछा गया कि इसका नाम के बारे में क्या करें, तो नाम तो बोलना शुरू कर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि यार देखो, पहले जो इसका सबसे पहला एक्सकवेशन कहां हुआ था, हड़प्पा में शुरू हुआ था, तो इसका नाम एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखते हैं। तो इसलिए हम लोग दो नाम इसके इस्तेमाल करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको एक प्रश्न का आंसर मिल चुका है, एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। अभी हम लोग दूसरे जो प्रश्न होगा उसका भी उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि वेस्ट में ही क्यों था ये। अब ये चलिए आगे चलते हैं, यहां तक डन हो गया। अब देखिए वापस से हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भारत का जो द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम लोग देख चुके हैं। देखिए बाइलिंगुअल में रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश में भी हैं, तो दोनों इसमें यहां पर इंग्लिश हो गया, यहां पर हिंदी हो गया, आप सभी की मदद के लिए। तो थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइएगा। यदि मैं हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं यहां से थोड़ा सा एफर्ट लगाना। यदि आप हिंदी में हैं, यदि मैं इंग्लिश में डिस्कस करता हूं तो हिंदी वाले बच्चे वहां से पढ़ के थोड़ा सा आप भी कोशिश और प्रयास कीजिएगा। देखिए द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस भाई, सबसे पहली प्रमुख सभ्यता थी, और जो नगर उस टाइम पे जो टाउन प्लानिंग थी, जो नगर थे वो भी सबसे पहले थे। इसको इनफैक्ट ये भी बोलते हैं दैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का सबसे पहला चरण था ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो दैट्स द फर्स्ट मेन पॉइंट, द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बिगिंस विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, भारत अपने इतिहास को इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्ट करके पढ़ता है कि ये हमारा सबसे पहले जो हमारा जो सब शुरुआत है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। पता है पाकिस्तान ने कभी क्लेम नहीं किया कि उनका जो इतिहास है वो इंडस वैली से शुरू होता है, क्योंकि यदि इसको क्लेम करेंगे तो फिर अब वो जो अपना सोल आइडेंटिटी ओनली इस्लामिक सिविलाइजेशन से ड्राइव करते हैं, पाकिस्तान की स्पेशली, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी उस पर। क्योंकि वो बोलते हैं कि जब जो पहला जो आक्रमण था सिंध पर, और जो सबसे पहला जो कॉन्क्वेस्ट था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध, वहां से वो अपना इतिहास को वो ड्राइव करते हैं। और जितनी भी प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन हो गई, या उससे पहले जो बुद्धिस्ट जो कल्चर हो गया, जैन जो सभ्यता थी, और जो अशोकन जो मौर्यन जो टाइम था, उन सभी को वो नेग्लेक्ट करके चलते हैं। वो मानते हैं कि उनकी जो शुरुआत, उनके इतिहास की शुरुआत, और जो सबसे पहले नागरिक थे वो 7th सेंचुरी में आए थे, जब सिंध को कब्जाया गया था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अभी जो इंडस जो रिवर, इंडस वाटर जो ट्रीटी है, क्योंकि इंडिया ने अबेयंस में मतलब उसको स्थगित कर रखा है कि नहीं अब इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, तो पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडस नदी पर और सिंधु नदी है उस पर हमारा सबसे पहला हक है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं प्राचीन काल से सिंधु नदी के पानी का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, और इंडस वैली से अब वो लोग एक्सेप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं इसको। ये कुछ ही दिन पहले की न्यूज थी। लेकिन जब वो केवल और केवल धर्म के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, सोल आइडेंटिटी केवल धर्म में देखने का प्रयास करते हैं, तब वो अपना जो इतिहास है उसकी शुरुआत 7th सेंचुरी से अपने टेक्स्ट बुक में करते हैं।
लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो जो उनकी है, बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इतिहास यहीं से ही शुरू होता है। उसके बाद दैट फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये फेजेज में इसका विकास हुआ है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। ये जो एनसीईआरटी है इसमें भी 3 मानचित्र हैं और उन तीनों मानचित्रों के थ्रू ये समझाया गया है कि फर्स्ट फेज में कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रीकर्सर, जो कुछ टाउन थे, जो कुछ गांव थे वो बने, फिर मैच्योर हड़प्पन जो सभ्यता थी वो बनी, फिर उसके बाद हड़प्पन सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। और ऐसे 3 मैप हैं। यदि वो मैप आपको क्रिस्टल क्लियर है, अभी हम मैप से भी देख लेंगे, तो इसका मतलब आप द फेजेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको समझते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट फेज है वो लगभग 5000 और 6000 BC के आसपास शुरू हो चुका था। और शुरू होने से ये डिबेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अंग्रेजों ने कहा, जब पता चला कि सबसे पहली सभ्यता है, तो अंग्रेजों को लगा कि इनका इतिहास तो बहुत पुराना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो सभ्यता थी, ठीक है, कोई प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन थी, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया, और जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इस सभ्यता को यह बताया जाए कि यह सभ्यता का जो स्थापना और जो निर्माण था वो आर्यंस ने किया था, और आर्यन वहां से सेंट्रल एशिया और यूरोप से माइग्रेट होकर के यहां पर आए थे, और फिर उन्होंने सबसे पहले इतनी बड़ी सभ्यता जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में शुरू की थी। इसका मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए इंडिया में जितने भी जो लोग हैं वो हमेशा गुलाम ही रहे हैं, ताकि उनको जो मोरल और जो साइकोलॉजिकल और बूस्ट है ना वो ना मिले, उनका जो आत्मविश्वास है वो हमेशा गिरा ही रहे। तो जब फेज 1 की डिस्कस करते हैं तो वो बोलते हैं जो कॉलोनियल हिस्टोरियन के 3000 BC या 2500 BC के आसपास शुरू हुआ था। बट अगर हम रियलिटी में देखें एक्चुअली में तो 5000 या 6000 BC में शुरुआत हुई थी। ये जो आज का जो बलूचिस्तान है ना, यहाँ पर मेहरगढ़ और इस क्षेत्र के आसपास पहले गांव, छोटे छोटे गांव थे, फिर वो और बड़े गांव बने, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। उन्होंने जो पास्चुरलिज्म बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, मतलब पशुपालन, वो शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू की। फिर जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि एक बार वेल सेटल लाइफ है, खेती बाड़ी हुई, तो आपके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन, जो आपके पास ज्यादा अनाज हुआ, उसका आप क्या करें, उसने अपने स्टोर करना शुरू किया। जब इंसान के पास अब कोई काम नहीं है तो वो जब उसने काम करना था, जैसे पास्चुरलिज्म, खाने कमाने के बाद उसके पास सरप्लस भी है, अब जब वो आराम से बैठा हुआ है तो अब आराम से सोच सकता है, वो साहित्य के बारे में, कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, विकास के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, मैथ के बारे में। अब उसके पास समय आ गया ना, क्योंकि उसके पास खाने के लिए है, वेल सेटल लाइफ है। तो अब धीरे धीरे टाउन विकसित होने शुरू हुए, शहर विकसित होने शुरू हुए, धीरे धीरे फिर आया फेज 2। और जो हम पढ़ते हैं फेज 1 के लगभग 3000 BC से लगभग 2200-2300 के आसपास की जो है, इसमें हम फेज 1 बोलते हैं। तो याद रखिएगा शुरुआत जो है वो लगभग 5 से 6000 BC के आसपास शुरू हुआ था। अगर यहां पर ऑफलाइन सेंटर होता और ऑफलाइन में यदि आप क्लास ले रहे होते तो इससे संबंधित एक पूरा डायग्राम बनाते, पूरा डायग्राम खुद से करते, और वो पिक्चर बिल्कुल सारी चीज स्पष्टता से आपके सामने रख देती, आपको सारी चीज समझ में आ जाती, और अभी भी आपको आ ही रही होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, Egyptian, Mesopotamian, India and Chinese. In 1920s, the ruin of the 2 old cities, for example, मोहनजोदड़ो and हड़प्पा, उनको एक्सकवेट करना, वहां पर एक्सकवेशन शुरू हुआ। और उसके बाद 1924 में जॉन जो मार्शल थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजी, ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द 3 फेजेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए जब भी हम लोग 3 फेजेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो हम लोग अर्ली हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं, मैच्योर हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं, और लेट हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं। जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, सभी के लिए हिंदी बिल्कुल पैरेलल में लिख दी गई है, आप उसमें भी देखिएगा। जब भी हम प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं तो आप समझिए प्रारंभिक जो हड़प्पाई जो सभ्यता है उसका मतलब क्या है कि अभी अर्ली फेज में है, अभी डेवलपमेंटल फेज में है, अभी जो गांव हैं, जो शहर है, उनका विकास होना शुरू हुआ है, अभी वो मैच्योर नहीं हुए। लेकिन हमारे पास जितने भी साक्ष्य जो हैं वो सभी के सभी परिपक्व के हैं, मैच्योर फेज के हैं। अब प्रश्न ये आता है कि मेरे पास यदि मैच्योर फेज के सारे साक्ष्य हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका जन्म कैसे हुआ, फिर उसके बाद विकास कैसे हुआ, आप बताइए। यदि आप जन्म के बारे में नहीं बता सकते, ओरिजिन पॉइंट के बारे में नहीं बता सकते, तो कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। अंग्रेज कहते हैं कि आर्यंस ने किया है,
जबकि आर्यन और हड़प्पा जो सभ्यता थी उनके लोगों में तो मूलभूत अंतर है। आर्यंस जो थे वो स्पिरिचुअल लाइफ में मानते थे, हड़प्पन जो थे वो मटेरियल लाइफ में भी मानते थे। जो आर्यंस जो थे वो उसमें गाय काउ वर्शिप उसमें मेनली विश्वास रखते थे, मतलब गाय की पूजा करते थे। यहां पर बुल जो बैल है उसकी पूजा करते थे, मे भी खेती बाड़ी में जो इस्तेमाल होता था। उसी के साथ साथ जो आर्यंस जो थे दे हेटेड फेलस वर्शिप, मतलब लिंग और योनि की जो पूजा है उससे वो लोग दूर रहते थे। लेकिन यहां पर दे जस्ट कंटिन्यूड विद द फेलस वर्शिप, लिंग और योनि की जो पूजा है। तो उनमें तो मूलभूत अंतर है। आप कैसे बोल सकते हो कि आर्यंस ने, क्योंकि आर्यन जो सभ्यता थी, जो वैदिक जो सभ्यता और हड़प्पन, उसमें तो मूलभूत अंतर है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं? तो इसका मतलब कोई ना कोई आपकी गलत मंशा है। तो जो सबसे जो पहला फेज था, द फेज 1 ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे संबंधित जो हमारे पास एविडेंसेस वो इतने हैं नहीं, मैच्योर फेज के हमारे पास एविडेंसेस है। लेकिन हम लोग संभवतः ऐसा डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि ओरिजिन कैसे रहा होगा पॉसिबली। तो आर्यन जो थ्योरी है वो तो बिल्कुल कॉलोनियल हिस्टोरियन के बनावट है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। इंडियन जो हिस्टोरियन है उन्होंने क्या कहा? इंडियन हिस्टोरियन ने कहा कि देखिए ये जो क्षेत्र है इसमें कभी फेज 1 में यहां पर कुछ गांव बने होंगे, कुछ गांव रहे होंगे, और उन गांव की जैसे कि मेहरगढ़ में उदाहरण मिले हैं, जो बलूचिस्तान आज का जो रीजन है वहां पर, और यहां पर जो क्षेत्र है ये जो सरस्वती रीजन का जो क्षेत्र है, यहां पर पहले कुछ गांव, कुछ सेटलमेंट, कुछ लोग यहां पर वो शुरू किया, उन्होंने सेटल होना शुरू किया यहां पर। और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, तो उसके बाद यहां से जो लोग हैं वो धीरे धीरे सिंधु नदी की तरफ बढ़ने लगे। मतलब जो सबसे पहला जो अर्ली जो फेज था उसमें जो छोटे छोटे जो गांव थे, जैसे अभी हमने यहां पर डिस्कस किया, वो विकसित होने शुरू हुए। उसके बाद मैच्योर फेज आया। मैच्योर फेज में क्या हुआ कि इंडस जो वैली है उसकी तरफ लोग शिफ्ट होना शुरू हुए, मतलब वहां पर और भी बड़े बड़े शहर बनने लगे, उनका विकास हुआ, शहर और विकसित हुए, टाउन प्लानिंग आई, वो और बड़े होने शुरू हुए। इसको बोलते हैं मैच्योर फेज। और मैच्योर फेज में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एरिया है, पूरा क्षेत्र, ये अब बन गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉसिबली हो ना हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे जो गांव थे, ये जो छोटे छोटे जैसे कल्चर थे इस नॉर्थ वेस्ट रीजन में, लगभग 6000 5000 बीसी उस टाइम पे, जैसे मुंडिक कल्चर हो गया, जैसे क्वेटा में कल्चर था, झोब कल्चर था, अच्छा कुली कल्चर था, नाल कल्चर था, तो वो सारे के सारे यहीं थे। कल्चर का मतलब छोटी छोटी जो सभ्यताएं थी, छोटे छोटे जो ट्राइब्स थे, वो यहां पर विकसित होने शुरू हुए। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे उनका विकास हुआ, जैसे जैसे उनका ज्ञान में वृद्धि होती रही, जैसे जैसे और सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, आर्ट एंड कल्चर जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, तो वैसे ही पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हुई। वो इंडस जो सिंधु नदी है उसकी तरफ शिफ्ट होनी शुरू हुई जो जनसंख्या थी। और ऐसे करते करते ये जो पूरा जो क्षेत्र है मैच्योर फेज में, द मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से 1900 बीसी, वो यहां तक आनी शुरू हुई। उसके जो बाद है, उसके बाद लगभग हम ये बोलते हैं कि 1900 बीसी के बाद से और लगभग 1300 बीसी के आसपास तक आते आते जो हड़प्पन जो सभ्यता है उसका पतन होना शुरू हो गया और उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। और इसको हम बोलते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका पतन शुरू हो गया, द लेटर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और लेटर फेज में क्या हुआ? लेटर फेज में जो मेन जो डोमिनेंट जो टाउन्स थे, मेन जो सेटलमेंट्स थी, वो खाली होना शुरू हो गई। और जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो इस साइड में, मतलब ये जो ईस्ट है, पूर्व साइड में जाना शुरू हो गई थी, इंडो गैंजेटिक प्लेन में। यहां पर आपको थोड़ी सी मिलेगी। और फिर क्या हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो फिर उसके बाद बिल्कुल, और हड़प्पन सभ्यता ही पूरी समाप्त हो गई? फिर वहां के जो लोग थे वो कहां गए? वहां के जो लोग थे उसके बाद जो भी सभ्यताएं हैं, जैसे चालकोलिथिक कल्चर, उसमें थोड़ा सा चीजें इंटीग्रेट हो गई, उसमें ऐड हो गई। और ये सारी चीजों का भाव भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा इसको। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन। अंग्रेजी में कहा हुआ था कि आपको ना, आपकी जो नजर है उसको इस तरीके से आपको संजोना पड़ेगा, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा कि आप लाइनों के बीच में जो भाव छुपा हुआ है आप उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सके। और ये तभी आता है जब आप विश्लेषण चीजों का करते हैं। अब देखिए आगे चलेंगे। आई नो कि आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, पर थोड़ा सा शब्द रखिएगा। तो हमने तीनों फेज डिस्कस कर लिए, और ये जो तीनों फेज डिस्कस करे हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे ये हो गया मैप। अच्छा, एनसीईआरटी आपको यह भी बोल रहा है कि आप लोग प्लीज कंपेयर द मैप 1 एंड द मैप 2, और आपको क्या लग रहा है वहां पर, क्या डिफरेंस आप है या क्या सिमिलरिटी है, अपना निष्कर्ष बताइए, अपने उसके बारे में सोचिए, विचारिए। मतलब जिस चीज को हम पढ़ करके मैप देखा, ठीक है मैप अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ तो बढ़िया लग रहा है, एग्रीकल्चर नाल,
उसको देखिए, उसको गहराई से थोड़ा सा सोचिए। अब देखिए जो भी हमने डिस्कस किया था, कोट दीजी हो गया, कुली, अच्छा दम सदा, आमरी नाल कल्चर, ये जो सारे के सारे जो सबसे पहले फेज 1 में थे, ये देखिए यही तो शो कर रहा है ना, ये दम सदात हो गया, कोट दीजी हो गया, सिसवाल हो गया। तो फेज 1 में जो इनिशियल जो फेज था, ये सारे के सारे कल्चर थे। उसके बाद आता है फेज 2, और फेज 1 के बारे में मतलब द एरिया ऑफ द अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, और ये जो मैप है सॉरी ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। इससे संबंधित सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, मैं आपको समझा चुका हूं। अब आपका काम है कि अब आप उसको देखें, अब उसको थोड़ा सा रिवाइज करें। जब हम मैच्योर फेज की बात करते हैं कि मैच्योर फेज ऑफ द जो परिपक्व है हड़प्पन सभ्यता, वो कब से, 2600 से 1900। अब इसमें क्या हुआ, प्रॉपर टाउन बने, शहर हुए, अलग अलग जो एरियाज है, जैसे जो हड़प्पन सभ्यता है उसकी जो नदन मोस्ट जो लिमिट है, जैसे मांडा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैच्योर फेज में ही जितने भी जो टाउन है, जितने भी जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ये तो बहुत बड़े शहर थे जिसमें 30, 40, 50 हजार के अराउंड की जनसंख्या अनुमानित की जाती है कि इतनी की तो यहां पर मिलेगी। उसके अलावा भी और बहुत सारे टाउन्स थे, लगभग डिस्कस किया 1400 से 1500 के आसपास टाउन्स के बारे में पता चला है। अच्छा, जो सबसे जो नदन मोस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की ड्यूरिंग द मैच्योर फेज, जिसके सबसे ज्यादा साक्ष्य हैं, वो है सबसे पहले मांडा। उसके बाद यदि आप ईस्टर्न मोस्ट की देखें तो सुतकागंदूर, ये फैक्ट है। अब जिस पे आप लोग विशेष तौर पर फोकस करते हैं कि यही है मतलब सिविल सेवा की तैयारी का मतलब ये है सारी चीज, जबकि सिविल सेवा की तैयारी ये नहीं है कतई भी। जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किए कॉन्सेप्ट वो है, ये सारे तो बाई प्रोडक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। जब पूरा ढांचा बन जाएगा ना, पूरा पेड़ बन जाएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट जो है जो मेन जो ट्रंक है वो भी आपका जो शाखाएं हैं और सब जो शाखाएं हैं वो भी सारी विकसित हो गई, उसके बाद जो फैक्ट हैं जो पत्तों के रूप में, वो तो अपने आप अटैच हो जाएंगे इस पेड़ से। यदि लेकिन अगर आप डायरेक्ट अटैच करना चाहें ना, जोड़ना चाहें, वो जुड़ नहीं पाएगा। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना रहे हैं आप ढह जाएगा। इसलिए तथ्यों पे केवल नहीं, पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, तथ्य भी धीरे धीरे याद होंगे आपके, वो भी हो जाएंगे। तो वेस्टर्न मोस्ट जो लिमिट है वो कौन से, ईस्टर्न मोस्ट जो वेस्टर्न मोस्ट लिमिट है सुतकागंदोर, ईस्टर्न मोस्ट है वो यूपी में आलमगीरपुर। आपके यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आए, मैं दिखा दूंगा कुछ प्रश्न आए आपके आलमगीरपुर। एक और है जैसे यूपी में मांडी करके एक जगह है, वो भी यूपी में हड़प्पन सभ्यता। अच्छा, हड़प्पन सभ्यता इतनी ज्यादा यूपी में नहीं रही, उसका जो यदि हम यहां पर देखें ईस्टर्न मोस्ट लिमिट वो यमुना के आसपास, ये जो दिल्ली का जो रीजन है, नोएडा का रीजन है, ये मथुरा के आसपास का ही, मेरठ के आसपास, इससे ज्यादा दूर तक नहीं गया हड़प्पन सभ्यता। तो आपको 1, 2, 3 साइट जो मिलेंगी यूपी में, बस वो यही मिलेगी, आलमगीरपुर हो गई। अच्छा, जो वेस्टर्न मोस्ट जो ईस्टर्न मोस्ट जो हम वो लिमिट मानते हैं उसको आलमगीरपुर मानते हैं। मतलब, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस, देखिएगा भाई, यदि आप ये देखें कि यहां से यहां तक, एक मिनट रुकिएगा, सुतकागंदोर से यहां तक यदि हम देखें तो यहां तक आता आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर है, ये है ईस्टर्न मोस्ट साइड। ठीक है, थोड़ा सा डार्क हो गया होगा, मे बी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसे देख करके समझिए। और जो वेस्टर्न मोस्ट है ये सुतकागंदोर, ये नदन मोस्ट है, ये है जम्मू में मांडा, और यदि आप उसमें देखेंगे दक्षिण में तो ये है डाइमाबाद, ये है महाराष्ट्र में। यदि मैं आपसे स्टेट्स पूछूंगे कौन कौन से स्टेट्स में है, तो आप क्या बताएंगे? भारत में, देखिए पाकिस्तान में भी है, ठीक है, अफगानिस्तान में भी कुछ है, हाँ जी ठीक है। भारत के कौन कौन से राज्यों में है यदि आपसे पूछा जाए तो आपको जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब वाले क्षेत्र में हो गया, कुछ राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, अब गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, आपको ये सब बताने हैं। और इन सबको ध्यान रखिएगा, मे भी हो सकता है कि ये तथ्य आपसे पूछ लिया जाए, तो इन तथ्यों के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, और मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, ये जो पूरा भौगोलिक एरिया है ना, ये तो आपको बताया, डिस्कस किया कि वेस्ट और ईस्टर्न लिमिट कहां से कहां तक है। यदि आप देखें साउथ से नॉर्थ, साउथ में है यहां पर डाइमाबाद, ये हो गया डाइमाबाद, एक मिनट, ये हो गया डाइमाबाद। और डाइमाबाद से यदि आप देखेंगे तो नॉर्थ में है मांडा, तो ये लगभग लगभग 1400 के आसपास किलोमीटर पड़ता है, अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो नदर्न एंड सदर्न मोस्ट लिमिट कितनी हो गई? 1400 के आसपास हो गई है, 1400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। नहीं नहीं मास्टर, उसको इन स्टेप से आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट 14 पॉइंट कितना है, नहीं ऐसे नहीं,
लगभग रफली रफली बताइएगा। उसी के साथ साथ ये जो लिमिट है यहां से यहां तक, ये कितनी है? ये लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास। मेनली आपको ये देखना है कि जो वेस्ट मतलब ऐसे था, यहाँ वेस्ट और ईस्ट एक्सटेंशन ये थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू द नॉर्थ साउथ, ये थोड़ा सा ठीक है। यदि आप इसको एरिया देखें तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रफली एरिया है, मतलब अपने भारत का 1/3 है लगभग। और यदि आप इसको कंपेयर करें मेसोपोटामिया से और इजिप्शियन से, तो वो हम कंपैरिजन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी यदि ऐसा प्रश्न आया जिसमें सिविलाइजेशन कंपेयर आपसे कराई, तो ऐसे ही कंपेयर करा करके कुछ पॉइंट पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इन प्रश्नों की तरफ देखिएगा, यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछे गए हैं, और ये प्रश्न इतने ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, ये डायरेक्ट है, बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है। जैसे निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन नहीं है। लोथल कहां पर है? लोथल भी नहीं है। कहां पर है? आलमगीरपुर, बिल्कुल ठीक है। ओके, आलमगीरपुर थर्ड ठीक है, हुलास ठीक है, तो डी आंसर। ये देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। और बस मेनली यदि थोड़े से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये फैक्ट भी आपको याद हो जाएगा। और ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये आ गया मांडी आ गया, जैसे इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, सभी को पता है, नॉर्मल है। उसके अलावा और हम थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कि अब देखिए ये आपने देख लिया। अब यहां पर जितने भी पॉइंट है इस पीडीएफ में आप ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी से ही ये मानचित्र उठाया गया है डायरेक्ट। जैसे कि सुतकागंदोर एक साइट जो है हड़प्पन से संबंधित है, आमरी, बालाकोट, चानूदारो कहां पर है, धोलावीरा कहां पर है। अच्छा, उसी के साथ साथ लोथल, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया। अच्छा, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि यहां पर क्या क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है, धोलावीरा में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, हड़प्पा में क्या मिला है। इससे संबंधित भी एआई जनरेटेड कुछ इमेजेस है मेरे पास, उससे आपकी बहुत आसानी हो जाएगी ठीक चीजों को रिवाइज करने में। सो उसकी चिंता मत करिएगा कि नहीं मास्टर तो पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा, तथ्य तो दे ही नहीं रहा, प्रीलिम्स से नहीं निकला तो मेंस में क्या करेंगे, प्रीलिम्स नहीं निकला तो कहाँ मेंस और इंटरव्यू तक तो पहुंचेंगे, मेंस और इंटरव्यू पढ़ा रहे, प्रीलिम्स के बारे में तो बता ही नहीं रहे बेटा, प्रीलिम्स भी निकलेगा, रुको, वो सारे तथ्य भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, राखीगढ़ी, मिथ्याथल हो गया, और कौन कौन सी साइट है, बन्नावली हो गई, कालीबंगन एक इंपॉर्टेंट साइट है। अच्छा, उसके साथ गनेर वाला ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। मांडा तो आपको बता दिया, डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पन सभ्यता, कोट दीजी हो गया, चानूदारो है, ये भी है। अच्छा, आमरी है, बालाकोट है, मोहनजोदड़ो है, इसके बारे में भी पूछा गया है। धोलावीरा, नागेश्वर, ध्यान रखिएगा नागेश्वर नॉर्मली दिमाग से स्किप हो जाता है। रंगपुर ये भी पूछा हुआ है, यूपीएससी ने भी एक बार पूछा हुआ है। उसी के साथ साथ लोथल। सो ये सारी साइट है, आपको पता होनी चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पन सभ्यता की, मैच्योर फेज की हैं ये। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिएगा भाई, ये हो गया। अब देखिए द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और जो डिक्लाइनिंग फेज था, उस डिक्लाइनिंग फेज में मोस्टली जितनी भी जो सेटलमेंट थी, मतलब हड़प्पन जो सभ्यता थी वो डिक्लाइनिंग फेज में थी। डिक्लाइनिंग का मतलब हो गया, देखिए ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत, इसका मतलब हो गया एमर्जेंस ऑफ द टाउन एंड द सिटीज। भाई इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब सबसे पहले टाउन और सिटीज जब आए, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन का मतलब क्या हो गया, उस सभ्यता का पतन। पतन का मतलब क्या है, फिजिकली अगर हम देखें तो भी जो टाउन और जो सिटी है उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उस सभ्यता के जो मेन जो पॉइंट थे, मेन जो बिंदु थे, मेन जो स्पेसिफिकेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं, वो पीछे छूटती गई। कोई नया कल्चर आना शुरू हो गया, मान लीजिए जैसे चालकोलिथिक कल्चर। उसी के साथ साथ जब यहां पर उसके बाद आर्यंस आए तो वैदिक और लेटर वैदिक कल्चर शुरू हो गया। तो इन सबको हम बोलते हैं कि द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और डिक्लाइनिंग फेज में जितनी भी जो सेटलमेंट थी यहां से अबंडन होती चली गई, मतलब यहां से खाली होती चली गई। अब इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरी है कि डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई अटैक हुआ, क्या आर्यंस और इनके बीच में संघर्ष हुआ, क्या सूखा पड़ा, क्या फिर ये जो जमीन है उसने अपनी फर्टिलिटी वो खत्म, वो मतलब वो लूज कर दी, क्या वो किसके कारण लूज की, ये भी नहीं पता। क्या फ्लड एक मेन रीजन था, क्या मतलब बाढ़ एक मेन रीजन था, क्या आपस में लड़ाई एक मेन रीजन थी, क्या कोई केमिकल वेपन था, क्या बायोलॉजिकल वेपन था, क्या बहुत सारी थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी दी गई है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल कि भाई कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज का इशू रहा। यहां का जो क्षेत्र था, क्योंकि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी वो प्रैक्टिस करते थे, तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो क्षेत्र था, यहाँ की जो जमीन है वो उतनी उपजाऊ नहीं रही, पानी की भी थोड़ी सी कमी पड़ी। तो इसीलिए थोड़ा क्लाइमेट चेंज का भी असर रहा, इसीलिए यहां से जो सेटलमेंट थी, यहाँ के जो टाउन, जो शहर हैं, वो खाली होना शुरू हो गए। और खाली होने के बाद जो लोग थे वो इस साइड में, ईस्ट साइड में जा करके
अपने लिए अपने लिए जो घर और गांव वो ढूंढने और तलाश करनी शुरू कर दिए। ये था डिक्लाइनिंग फेज। जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ी चीजों को देखते हैं, देखिए अब हम थोड़ा सा टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं, थोड़े से टाउन प्लानिंग की चर्चा करते हैं। देखिए टाउन प्लानिंग से संबंधित आपको कुछ चीजें ये याद रखनी है कि कोई भी, जैसे आज का यदि शहर है, यदि मान लीजिए आप दिल्ली में जाएं, यदि मान लीजिए आप लंदन में जाएं, न्यूयॉर्क में जाएं और इन 3-4 शहरों को पढ़े, दिल्ली को पढ़े, बेंगलोर को पढ़े, मान लीजिए कि पाकिस्तान का भी कोई शहर है, लाहौर हो गया, बांग्लादेश का ढाका हो गया, नेपाल में कोई शहर काठमांडू हो गया, यदि आप इन शहरों को पढ़े, इनको कंपेयर करें तो आपको 4-5 चीजें देखेंगे। टाउन प्लानिंग क्या है उसकी, कितनी जनसंख्या उसमें, किस प्रकार से लोगों को चीजें सहूलियत प्रदान की जा रही है, ये सारी चीजों से फिर आप उसको जज करने का और प्रयास करेंगे कि यार संभवतः क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि संभवतः क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा। आप मतलब कुछ ना कुछ चीजें तो उससे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। आपने एक्स्ट्रापोलेट किया कैसे, उसके बारे में देख करके आपने एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट मतलब कि आपने ड्राइव कर लिया, आपने देखा कि ठीक है कुछ शहर ऐसे होंगे उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, घर बिल्कुल पास पास में है, जो उसमें कंजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है, तो आप बोलेंगे कि यार इसकी प्लानिंग ठीक से नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप कोई विकसित देश में जाएंगे, उसके शहर देखेंगे, मान लो बर्मिंघम में चले गए आप, तो आप बोलेंगे नहीं टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है। क्यों? जो सड़क है वो काफी बड़ी है, पूरे घर है, उनके बीच में स्पेस है, गाड़ी के लिए पूरा एक प्रॉपर स्पेस है, मतलब जितनी भी मॉडर्न एमिनिटीज होनी चाहिए, आधुनिक जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी की सारी आधुनिक वहां पर सुविधाएं हैं। तो इसका मतलब आपने एक बता दिया ना वहां को देख करके कि यार टाउन प्लानिंग प्रॉपर है वहां पर। यदि आप ये बोलेंगे कि उसमें यार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मे भी हो सकता है कि बाहर से लोग आए हो काम करने के लिए, तो आप ये बोलेंगे कि इस शहर में, क्योंकि आसपास में भी हो सकता है कि और भी बहुत ज्यादा शहर ना हो, इसीलिए इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर यदि कहीं बोलेंगे कि वहां पर बैलेंस जनसंख्या है, तो आप देखेंगे कि उनके आसपास के कहीं थोड़ी दूर पर कोई ना कोई छोटे छोटे टाउन होंगे इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट टाउन, तो इसलिए जनसंख्या ज्यादा यहां पर आती नहीं है, और जो जनसंख्या जितनी मेंटेन करनी चाहिए, ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन है वो उतनी की उतनी है। तो आपने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रापोलेट कर ली ना। तो ऐसे ही टाउन प्लानिंग से हम देखते हैं कुछ, जब वहां के जो टाउन है उनको देखा गया, एक्सकवेशन उनका किया गया, तो हड़प्पन मोहनजोदड़ो में उनमें कुछ मेन चीजें मिली। क्या मिला कि जो टाउन है उसमें हम क्लियरली 2 एरिया डिमार्केट कर सकते हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया एरिया। एक जो टाउन है वो थोड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जैसे सिटाडल थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। दूसरा जो मतलब दूसरे जो घर वगैरह हैं, ये देखिए ये उसमें आते हैं, इसको हमने बोला लोअर टाउन। और ऐसा हमने एक नहीं, ऐसा कई जगहों पर देखा। तो इसका मतलब प्रॉपर टाउन प्लानिंग, वहां पर कोई ना कोई टाउन प्लानिंग जरूर थी, तभी तो कोई ना कोई सिमिलैरिटी थी। अब जब क्योंकि सिमिलैरिटीज है भाई, ईंटों के साइज में सिमिलैरिटीज है, जो पोट्री है उसमें भी सिमिलैरिटीज है, जो वहां पर और भी आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें भी सिमिलैरिटीज है, मतलब जो और भी उनके पास वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो भी सारी सेम है। अच्छा, मेजरमेंट भी सेम है। तो ये क्या चीज दर्शा रही है? ये चीज ये दर्शा रही है कि पक्का कोई ना कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो पक्का रहा होगा भाई, तभी तो हम बोल सकते हैं कि हड़प्पन जो सभ्यता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईंटों का साइज सेम ही हो हर जगह। भाई पूरे भारत में यदि 100 रुपए का एक ही नोट है, तो आप ये बोलेंगे ना कि सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने आरबीआई है, आरबीआई एक एक्ट के तहत चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एक्ट है, और उसके तहत जो 100 रुपए का 500 रुपए का जो नोट है वो सेम है पूरे भारत में। अदरवाइज ऐसा ना हो, रीजनल ताकतें हो तो सबके अलग अलग नोट होंगे। तो स्टैंडर्डाइज्ड जो चीज है अगर ऐसी है, तो इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। तो हम ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं चीजों को, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है ना। यदि प्री हिस्टोरिक नहीं होती, यदि इसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर अभी तक हम लोग कर चुके होते, जो इंडस जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं। मे भी हो सकता है कि भविष्य में करें, तब और भी सारी चीजों का खुलासा हो। अभी डीएनए अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले की न्यूज है कि हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कुछ उन जगह पर कुछ कंकाल मिले हैं, उनके डीएनए एक्सेप्ट किया जा रहा है, पॉसिबली देखा जा रहा है कि उनकी एथनिसिटी क्या है, मोंगोलॉइड है, प्रोटोस्ट्रेलोइड है, नेग्रिटोज है, द्रविडियन है, क्या है, आर्यंस है, क्या है। तो उनकी जो डीएनए है, डीएनए को एक्सेप्ट किया जा रहा है, फिर और नई चीजें आएंगी, हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें चीजें ऐड की जाएंगी। तो जब भी हम टाउन प्लानिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो 2 हैं, एक है सिटाडल, मतलब ये है अपर टाउन, ये हो गया लोअर टाउन। मोस्टली जगह ऐसे प्लानिंग देखी। अब ये चीज क्या दर्शा रही है, इससे इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ कर सकते हो आप? इससे इन्फ्रेंस में भी ये ड्रॉ किया जा सकता है कि वहां पर 2 क्लास हो, एक है रूलिंग क्लास और जो पावरफुल और रिच क्लास हो वो यहाँ पर उनकी जगह हो,
और जो नॉर्मल जो कॉमन जो मासीज है उनके लिए लोअर टाउन हो। अच्छा, ये जो टाउन प्लानिंग है इसमें भी कहीं जगह पर फोर्टिफिकेशन है, कहीं जगह पर फोर्टिफिकेशन, मोस्टली जगह पर फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। जैसे कि ये जो टाउन है, जैसे सिटाडेल की फोर्टिफिकेशन किया गया है, लोअर टाउन का फोर्टिफिकेशन किया गया है, ऐसे फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है। और किलाबंदी का मतलब ये दीवार बना दी गई है, ठीक है। जो दीवार है उसके ऊपर प्रॉपर अरेंजमेंट है, गार्ड सिस्टम है, पूरा गेट सिस्टम है, गार्ड सिस्टम है, जगह जगह पर बैरक सिस्टम है। तो इसका मतलब कोई ना कोई उनका डिफेंस मैकेनिज्म रहा होगा, किसी चीज के लिए डिफेंस मैकेनिज्म रहा होगा। अब संभवतः ये जो फोर्ट है, इस टाउन प्लानिंग से ये पता चलता है कि देखो, एक तो पहला निष्कर्ष ये निकल गया रूलिंग क्लास से, एक पहला दूसरा निष्कर्ष ये निकल जाएगा कि कॉमन वहां पर लोग रहे होंगे। तीसरा निष्कर्ष और निकल सकता है क्या, कि जो हमने फोर्ट बताया, तो फोर्ट किस चीज के लिए, बचने के लिए। बचना किससे, डिफेंस। या तो हो सकता है कि किसी दूसरी सभ्यता से लड़ाई का हो, मतलब ह्यूमन जो अटैक है उससे बचाने के लिए, लेकिन वो संभवतः वो उनका मेन पर्पस नहीं था। मे बी या तो बाढ़ से बचने के लिए या एनिमल अटैक से बचने के लिए ही था, कि एनिमल को जो सेटलमेंट है उससे दूर रखा जा सके। क्यों, क्योंकि कोई शार्प एज नहीं मिले। शार्प एज ना मिलना ये डायरेक्टली शो करता है कि ये डिफेंस की, ह्यूमन डिफेंस के लिए नहीं है। और जो यदि वो होता तब हम बोल सकते थे। तो देखिए, इससे और इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला। और क्या हमें पता चला टाउन प्लानिंग के बारे में, वो भी देख लेते हैं। देखिए, हमें ग्रिड सिस्टम मिला। अब यदि ग्रिड सिस्टम में, मतलब यदि रोड है वो 90 डिग्री पे है, वहां पर जो रोड के जस्ट बगल में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, और सर ड्रेनेज में भी पिट सिस्टम है। पिट में मतलब कि जगह जगह पर ऐसे पिट सिस्टम है ताकि जो पानी है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। भाई तभी तो देखिए इस बात का जो आंसर है कि क्यों पहली जो सभ्यता थी वो वेस्ट में रही, क्यों ईस्ट में नहीं रही। भाई देखिए, उस समय जो यूपी और बिहार का जो क्षेत्र था, हमारा जो आज का जो यूपी और बिहार का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहली सभ्यता इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उस समय यहां पर घने जंगल थे। आप कैसे काटेंगे जंगलों को, बताइए। आपको लोहे की जरूरत पड़ेगी, लोहे तो था नहीं, यहां पर तो तांबा का मेनली यूज हुआ है ना, एटमैक्स। तो आप कैसे काटेंगे इतने घने जंगल। तो जब तक जंगलों की कटाई ही नहीं होगी तो वहां पर सभ्यता बन कैसे सकती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, यदि सभ्यता वेस्ट में ही रहेगी, वेस्ट में, तो कनेक्शन, मतलब ट्रेड, जो कनेक्शन है, ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य है ना, व्यापार और वाणिज्य, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और सभ्यता से और मिस्र की जो सभ्यता थी उससे आसान रहेगा। भाई मेरे को पानी की सही प्रॉब्लम है ना, तो पानी के लिए मेरे पास वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स है, जल संरक्षण की। और जब मैं इन टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाता है। और उसी के साथ साथ 5 नदियां भी है, इंडस भी है, सरस्वती भी उस टाइम पे। तो पानी की जो कमी का जो आप एक बता रहे हैं कि बारिश वहां पर कम है, कोई बात नहीं, भूजल नहीं, कोई बात नहीं, ओके, चल जाएगा, क्योंकि मेरे को वाटर हार्वेस्टिंग में कोई इशू नहीं आ रहा। जिस समय जमीन ने अपनी जो उसकी फर्टिलिटी थी उसको लूज किया, उसी समय, और जो से पानी में भी समस्या आई, तो ये सारे वेस्ट की तरफ शिफ्ट होते चले गए। अब उसके बाद और क्या पॉइंट आ सकता है इसमें, ग्रिड सिस्टम। अब देखिए, ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड सिस्टम से आपको यह भी पता चला कि पक्का कोई ना कोई उनके पास ज्ञान रहा होगा। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि वो लोग इलिटरेट हों, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं 90 डिग्री के, जब वो कोण के बारे में जानते हैं, रेगुलर पिट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानते हैं, इसका मतलब दे मस्ट हैव बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन। मस्ट हैव बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब क्या हो गया कि वो लोग कुछ ना कुछ जो उनका जो ज्ञान था, भंडार था, वो ठीक ठाक था, ग्रेट ट्रेडिशन से, लिटरेट, देवर लिटरेट पीपल। पॉसिबली हो ना हो कॉस्मोपॉलिटन भी थे, मतलब अलग अलग विचारों के मानने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के, और अलग अलग वो एक ही जगह रहते थे। मटेरियल आउटलुक था। मटेरियल आउटलुक, देखिए, मटेरियल आउटलुक का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, मटेरियल आउटलुक का मतलब आप पॉजिटिव सेंस में एक बार समझिए कि वो लोग, क्योंकि वहां पर जैसे जो टाउन हो गए और जो अवशेष मिले हैं उसमें बहुत सारी चीजें मिली है, उसमें उनका ज्वेलरी भी है, उसमें बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी है, उसमें चांदूदारों में लिपस्टिक भी मिली है। इसका मतलब वो मटेरियल चीजों को ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्ट करके चलते थे, या मटेरियल चीजों पे, वस्तुओं पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। नहीं, मटेरियल वस्तुओं का वो भोग करते थे, और बेकार नहीं है मटेरियल वस्तुओं का भोग करना, कि नहीं जी वो कल्चर तो मटेरियलिस्टिक कल्चर था। मटेरियलिस्टिक कल्चर में और ओवर एक्सप्लोइटेशन बिकॉज ऑफ द मटेरियलिज्म, उसमें अंतर है। दोनों में अंतर कैसे है, यदि आप, जैसे आज के दिन है कंज्यूमरिस्ट कल्चर है, ओवर मटेरियलिज्म है, आपके पास, आपको एक गाड़ी से काम चल जाएगा, मेरे पास तो 5 गाड़ियां हैं, क्यों जी, 2 और चाहिए, क्यों जी, पड़ोसियों को दिखानी, उससे क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, उससे क्या हो जाएगा, सामने वाला जलेगा। तो ओवर मटेरियलिज्म। मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे को कितने चाहिए, 10 मोबाइल चाहिए, ओवर,
ओवर कंजम्पशन, तो ये बेकार है। लेकिन वैसे मटेरियलिज्म जैसे हड़प्पन सभ्यता के लोग थे, ये नॉट इन द नेगेटिव सेंस। अब हम आगे चलते हैं, इससे आपको एक इन्फ्लुएंस जो हुआ ग्रिड सिस्टम से। अब हम और थोड़ी सी डिस्कस करते हैं बर्न्ड ब्रिक्स। जबकि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन और जो मिस्र जो सभ्यता जो थी ना, और जो मेसोपोटेमिया जो सभ्यता थी, उसमें बेक्ड ब्रिक्स थी, बर्न्ड ब्रिक्स नहीं थी। मतलब ईंट बनाई, उसको सुखा दिया गया, इस्तेमाल कर लिया गया। ये लोग बनाते थे, सुखाते थे, फिर उसको पकाते भी थे। सो बर्न्ड ब्रिक्स यूज हुई थी। ये पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है। ग्रिड प्रणाली, जली हुई ईंटें। इससे क्या पता चलता है? इससे यह भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ हो ना हो, जो उनका जो नॉलेज थी अबाउट द थिंग्स, वो थोड़ी सी ज्यादा थी, उसमें थोड़ा सा उसमें गहराई भी थी, उसमें थोड़ा सा विस्तार भी था, क्योंकि वो तांबा के बारे में जानते थे। इसका मतलब मेटलर्जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानते थे, ग्रिड सिस्टम के बारे में जानते थे, तो इसका मतलब टाउन प्लानिंग के बारे में जानते थे, इसका मतलब उनका मैथ्स भी थोड़ा सा डेवलप्ड था। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आज से 4-5 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दे बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन। ये शब्द यूज करते हैं हम लोग कि दे मस्ट हैव बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन बिकॉज दे वर लिटरेट पीपल। वो पढ़ाई लिखाई करते थे। उसके साथ साथ और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वो देखिए। ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम, मतलब जितने भी जो घर हैं उनकी जो प्लानिंग थी, उनका जो फ्लोर प्लानिंग है वो आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब उनके खुद के कोर्टयार्ड थे, बाथरूम थे, कोई भी जो विंडो थी, खिड़की, वो मेन रोड के साइड नहीं थी। मतलब ये एक रोड हो गया, यहां पर घर बने हुए हैं, यहां पर छोटी गली निकली हुई है, ये मेन गली हो गई। जैसे मान लीजिए ये एक मेन गली हो गई, यहां पर घर बने हुए हैं, ये देखिए यहां पर घर बने हुए हैं। एक मिनट बता देता हूं आपको, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हो गया मेन रोड, ये हो गया एक मेन रोड। उस मेन रोड के बाद यहां पर छोटी छोटी ऐसे इस प्रकार से गलियां हैं। उसके बाद ये गलियां हैं, और यहां पर बने हुए हैं आपके, यहां पर घर बने हुए हैं, और इनके प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि किसी भी घर की जो दरवाजे थे या विंडो थी, वो मेन गली के साथ, ये जो मेन गली है ना, ये जो मेन है, इसकी तरफ था ही नहीं। ये जो मेन गली है, यहां पर विंडो वगैरह या दरवाजा वगैरह नहीं था, सबके सब साइड वाली गली में थे। क्यों भाई? इसका मतलब वो प्राइवेसी को कंसर्न रखते थे, प्राइवेसी को मान करके चलते थे, प्राइवेसी को एक गहरा विचार मानते होंगे, मत जरूर मानते होंगे। तो इसका मतलब वो वैचारिक स्तर पे भी गहरे रहे होंगे। ये हम अनुमान लगा सकते हैं उनके बारे में। सो ये थी हाउस प्लानिंग, ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। उसी के साथ साथ और क्या थे? एट साइट सच एज, जैसे हिंदी में पढ़ देता हूं, कालीबंगन के बहुत से घरों में कुएं पाए जाते थे। इसका मतलब उनके जो अपने घर में पानी की जो सुविधा थी वो ऑलरेडी उन्होंने अरेंज की हुई थी बहुत सारी जगह पे। जैसे कालीबंगन हो गया, कुछ स्थान जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। ये भी वहां पर ये भी एक पॉइंट था। मतलब आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अब आपको सोचने का, समझने का एंगल आपको मिल गया है। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। भाई एग्रीकल्चर में क्या, अब जो सील मिली है उसमें क्या मिला? अब देखिए हमें कैसे पता चला, हमने देखा वहां पर सील मिली है। सील में क्या है कि वहां पर बुल जो सील है वो मिली। ये लिखा क्या हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन बुल है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम उसी चीज को प्राथमिकता है, हम उसी चीज की बात करते हैं ना, जो चीज हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हमारे लिए लाभदायक हो, जिस मूल्य पे हम लोग विश्वास करते हैं, जिसको मानते हैं, उसके बारे में गहन चिंतन भी करते हैं, सोचते भी हैं, हमारे बुक्स में भी है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। यदि हम किसी ना तो विचार को मानते हैं, ना किसी कोई मूल्य के ऊपर ज्यादा हम फोकस करते हैं, तो उसके बारे में हम क्यों ही चर्चा करेंगे, हम क्यों ही कहीं पर उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ये जो है, ये सील क्या दर्शा रही है? यदि इसमें बुल की इमेज है, बुल की जो इसके ऊपर पिक्चर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो लोग कहीं ना कहीं बुल का इस्तेमाल करते होंगे खेती बाड़ी में, तभी तो है। अदरवाइज जैसे जो इनके बाद ऋग्वेदिक में आए थे आर्यंस, वो लोग काउ उस पे ऊपर वो करते थे। मतलब मेनली उनका जो डोमिनेंट जो फोकस था वो काउ वर्शिप पे तो था ही। क्यों? क्योंकि वो गाय से दूध का जो सेवन है वो ज्यादा करते थे। तो इसीलिए हर चीज में
जो उनकी जो डे टू डे लाइफ थी उसमें आपको गाय के बारे में वर्णन मिलेगा, जिक्र मिलेगा उनके। यहां पर बुल का है यदि इमेज है तो इसका मतलब क्या हो गया, बुल वर्शिप ये है, ये एक पॉइंट हो गया। तो बुल वो यूज करते होंगे खेतीबाड़ी में, बैल को खेतीबाड़ी में यूज करते थे, यही लिखा हुआ है यहां पर। और क्या थे, अब सोच करके देखिए, ये जो क्षेत्र है इसकी एग्रो क्लाइमेटिक यदि कंडीशन को देखेंगे या वो जलवायु के हिसाब से कौन सी खेतीबाड़ी यहां पर संभव है। आप कहेंगे धान की खेती हो सकती है क्या, राइस कल्टीवेशन, बोलेंगे हाँ हो तो सकती है लेकिन पानी की आवश्यकता पड़ेगी उस समय पर, ठीक है वैसे ही, लेकिन पूरे खेत में पानी तो बहुत मुश्किल है ना। तो ठीक है चावल की खेती संभवतः होती होगी लेकिन बहुत कम होती थी वहां पर। मोस्टली क्या होता था, गेहूं की, ठीक है क्यों गेहूं की, क्योंकि जो जलवायु हो अनुकूल है। उसी के साथ साथ जौ की खेती ठीक है, सरसों की खेती हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तिल की खेती, मसूर, बाजरा, सूखे क्षेत्र में बाजरा ज्वार, हाँ जी बिल्कुल। चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, ठीक है मिलते हैं लेकिन बहुत कम है। उसी के साथ साथ सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी इंडस वैली लोगों के द्वारा, सर्वप्रथम कपास की खेती। और इसके उदाहरण कैसे मिलते हैं, मेसोपोटामिया जो रिकॉर्ड है उसमें भी मेंशन है कि वो लोग व्यापार करते थे और व्यापार और वाणिज्य उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ था, अलग नाम से था और मेलुच करके नाम है, अभी देख लेंगे हम, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। और कौन कौन से रास्ते के थ्रू आते थे, दिलमन, और इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी देखेंगे। तो सर्वप्रथम कपास की जो खेती है वो यहां पर थी। और सांड के जो चित्र मिले वो क्या दर्शा रहे हैं कि ये जो बैल है उसको यूज करते होंगे खेतीबाड़ी के रूप में, उनका यूज होता, खेतीबाड़ी में उसका प्रयोग होता होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, देखिए हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट शहर जो भी थे। अब हम आगे चलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मेनली है इरिगेशन, प्रोबेबली वो कैसे रहा होगा, देखिए सेमी एरिड रीजन में है ना, पहली बात तो क्षेत्र जो है सेमी एरिड, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है, मतलब खेतीबाड़ी है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है कि कौन सी फसल उगाए यहाँ पर इस क्षेत्र में, भैया यहाँ पर तो सूखा है, अर्ध शुष्क है, तो उस हिसाब से खेतीबाड़ी हो, बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, सरसों हो गया, तिल हो गया, इस प्रकार की जो फसल है उनका मेनली वो होता था, यहां पर कल्टीवेशन होता था। लेकिन कैनाल इरिगेशन पंजाब और सिंध में तो उसके एविडेंस नहीं मिले। अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुगई, वहां पर तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन पंजाब और सिंध में इतने ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले। तो खेतीबाड़ी से संबंधित जो मेन पॉइंट थे वो हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एविडेंस ऑफ द हॉर्स, क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में एक प्रश्न पूछा कि क्या वो हड़प्पन सिविलाइजेशन और सभ्यता के जो लोग थे, क्या वो घोड़े और हॉर्स के बारे में जानते थे क्या। देखिए एविडेंस तो मिले बट वो ना के बराबर एविडेंसेस हैं। ये क्या है, द एविडेंस ऑफ द हॉर्सेस दे कम्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल से है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि घोड़े के जो साक्ष्य है वो सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक जगह से मिले, एक प्लेस से मिले, मोहनजोदड़ो में और लोथल के। उसमें आप ये जान के, आप इस बात को समझिए कि इन एनी केस हड़प्पन कल्चर को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो जो घोड़ा था एक्सटेंसिवली यूज करते थे, लाइक द ऋग्वेदिक जो लोग थे ना, ऋग्वेद में आर्यंस जो जैसे इस्तेमाल करते थे ऐसे नहीं करते थे। ये मेन पॉइंट है जिसको डिस्कस करना था, उसके अलावा और कोई इसमें मेन पॉइंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी। क्या उस समय पैसे रहे होंगे, नहीं, मोस्टली क्या बार्टर सिस्टम रहा होगा। तो व्यापार कैसे करें, आज के दिन तो पैसों का लेन देन करते हैं, उस समय क्या रहा होगा, मस्ट हैव बीन सम काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम कि आप हमें ये चीज दीजिए, हम आपको ये चीज देंगे। जैसे मेसोपोटामिया जो रिकॉर्ड है उसमें मेंशन किया गया है कि ये जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये व्यापार करती थी किसके साथ, यहां के जो लोग थे मेलुहा उनके रिकॉर्ड में है कि यहां के जो मस्ट हैव बीन जो ये जो रिकॉर्ड है उसमें वो जरूर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि ट्रेड रूट के बारे में भी मेंशन है कि वो लोग कहां से आते थे, कि ऐसे यूं मकरान कोस्ट से होते हुए यहां से चलते हुए यूं सुतकागन दौर से, ये मकरान कोस्ट इसको बोलते हैं आज का, फिर ये मगान पर ये इंटरमीडिएट साइट है जहां पर वो रुकते थे, फिर दिलमन से होते हुए और यूं यहां से करते हुए आते थे। तो जब ट्रेड रूट के बारे में थोड़ा सा मेंशन है तो इसका मतलब ये यही कही रहो। अच्छा, ये तो सी रूट भी हो गया, उसी के साथ साथ जमीनी रूट से भी होती थी, जैसे कि यहां से भी कनेक्टेड थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनका जो व्यापार और जो वाणिज्य था वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी कनेक्टेड था। और यदि मनी नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो बार्टर सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, यूज किया होगा। इनके पास जो भी चीज अबंडेंस में है वो इनके साथ शेयर की जाती होगी, या फिर जो रिक्वायरमेंट में होगी वो वाइस वर्सा, दोनों में इसी प्रकार से होता होगा। सो द मेटल मनी वॉज नॉट यूज्ड
क्योंकि वो था ही नहीं, मेटल मनी बाद में हुआ, वॉज नॉट यूज, सो द ट्रेड वॉज कैरिड बाय द बार्टर सिस्टम। जो धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि व्यापार जो है वो वैसे बार्टर सिस्टम के थ्रू, आप हमें ये सामान दे दीजिए, हम आपको ये सामान दे देते हैं, ऐसे होता होगा। और उसके हमें ये कैसे पता चलता है कि वो व्यापार करते होंगे? अब देखिए ना, व्यापार के लिए आपके पास आज के दिन यदि आपको डॉक्यूमेंट मिले, रिकॉर्ड मिले, मान लीजिए पोर्ट फैसिलिटी मिली, बड़ी बड़ी जहाजें, तो आप ये कहेंगे उसमें यदि कुछ रिकॉर्ड मिले आपको, या कोई आपको ऐसी सील मिले, या कोई आपको ऐसा पंच मिले जो कि दूसरे देश का हो, तो आप कहेंगे ना यार दूसरे कोई ना कोई व्यापार रहा होगा या कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। तो जब हमें मोहर मिली है, सील मिली है, लिपि और वजन नापने की जो विधियां हैं वो मिली हैं, तो इसका मतलब दे मस्ट हैव बीन, कोई ना कोई व्यापार करते होंगे। सो अनगिनत संख्याओं में जो मिली हुई जो मोहर है, ये सारी चीजें व्यापार की तरफ और वाणिज्य की तरफ ही संकेत करती हैं। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, दिलमुन, मगान, मेलुहा, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। अब आपका टास्क बचता है, आपका काम है कि इस पीडीएफ को ठीक से पढ़े, क्योंकि सारी चीज समझाई जा रही है आराम आराम से। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि लेपिस लजूली, ये भी एक वो था व्यापार के लिए उसमें केंद्र में। तो लेपिस लजूली, जैसे एक पत्थर है लेपिस लजूली, द हड़प्पन दे कैरिड ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन द लेपिस लजूली। इस पत्थर में क्योंकि कीमती है तो आसानी से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी ट्रेड जो कनेक्शन थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के जो उनके संबंध थे, उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करता है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ट्रेड कनेक्शन विद द सेंट्रल एशिया, इसके भी थोड़े से साक्ष्य मिले हैं। यहां पर जो भी सारी चीजें हैं जिससे भी संबंधित, जो इस पेपर से संबंधित जो चीजें, अब यदि आप ल्यूसेंट भी पढ़ोगे ना तो आपको चमकेगी चीजें, क्योंकि अब आपका दिमाग बहुत सारी चीजों के बारे में विचार करने लग गया है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी, आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिला होगा कि हमें, यदि ये सेशन बहुत लंबा होता तो मेरे को लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं आपको हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ाने में, समझाने में। एक एक पॉइंट में आपको सारी चीजों को समझाता मेरे पास, लेकिन समय जो सीमा थी वो 1 घंटे के आसपास की थी, लेकिन सेशन थोड़ा सा खींची जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपके लेकिन कमेंट जो रहेंगे वो जो भी यहां तक आ चुके हैं, कमेंट सेक्शन में मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि उससे मेरा जो मोटिवेशन है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को उत्साह मिलेगा। आप यदि थोड़ा सा ठीक से कमेंट करेंगे तो कुछ नहीं, हौसला बढ़ेगा यार, हमारा भी हौसला बढ़ेगा, अगले बार और अच्छे से करके आएंगे हम भी। अभी देखिए क्राफ्ट के बारे में, जैसे जो टूल्स मिले हैं, कॉपर के टूल मिले हैं, तो ये सारी चीजें क्या दर्शा रही है कि वो कॉपर की उनको ज्ञान था। अच्छा, ब्रोंज मिला तो इसका मतलब कोई ना कोई उनको मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा कि आप इस धातु को यहां से मिला दीजिए, इससे ये बन जाएगा। लेकिन आयरन के बारे में नहीं जानते थे इतना ज्यादा। यदि आयरन के बारे में जानते होते तो हो सकता है कि वो ईस्ट साइड में एक्सपेंड करते, यूपी बिहार साइड में नई जमीन के लिए, क्योंकि इस साइड में पूरा जंगल वाला एरिया था। उसके साथ साथ और क्या है कि हड़प्पा जो थे, द मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूज ऑफ द ब्रोंज, ये याद रखिएगा, ब्रोंज कांस्य, इसके प्रयोग के बारे में वो लोग जानते थे। उसके साथ साथ वो लोग कॉपर कहां से लेकर के आते थे? राजस्थान में खेतड़ी माइन है, क्योंकि राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है, देखिए राखीगढ़ी हो गया, ये सब इन्हीं के आसपास के ही है ना, वहां से आराम से खेतड़ी माइन तक पहुंचा जा सकता है। इनफैक्ट हड़प्पा और पूरा का पूरा जब ये एरिया है वो खेतड़ी माइन से ही, जो राजस्थान का था, वहां से ही। अच्छा, टीन कहां से लेकर के आएंगे? टीन अफगानिस्तान में मिलता है, तो उन दोनों को मिलाने के बाद एक नई धातु बनाई उन्होंने, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी इजीली मिल गया, तो इसीलिए उन्होंने क्राफ्ट भी डेवलप किया। क्राफ्ट में जैसे ये जितनी भी धातु है, कॉपर के जो टूल्स हैं, वो सब बने कैसे? वो सब तभी बने ना जब उनको थोड़ी सी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग थी, प्लस रॉ मटेरियल था, उनको मिक्स करना किस रेशो में ये भी आता था, प्लस उनको शेप कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू, वो भी आता था। तो ये देख करके हमें बहुत सारी चीजों के बारे में, उनके बारे में ये पता चला कि वो लोग क्या किस हिसाब से अपना जो क्राफ्ट था उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। सो ये सारे के सारे मेन पॉइंट थे। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं तांबा राजस्थान के खेतड़ी माइन से, जैसे खेतड़ी माइन हो गई, तांबा राजस्थान के जो खेतड़ी माइन है, एक मिनट रुकिएगा, राजस्थान का जो खेतड़ी खान है वहां से प्राप्त किया जाता था। और जो टिन है, मोस्ट प्रोबेबली वो अफगानिस्तान से लाया जाता था। मोस्ट प्रोबेबली टिन अफगानिस्तान से लाया जाता था, ये जो अफगानिस्तान है। और बनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले थप्पे भी बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो मेन पॉइंट है, दीज वर रिलेटेड टू द क्राफ्ट। अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्राफ्ट में क्या था। जैसे कि हम लोग ये बोलते हैं कि हड़प्पन जो लोग थे वो खेतीबाड़ी जानते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो कहीं ना हद तक हो ना हो सेकेंडरी एक्टिविटी भी ठीक ठाक थी। सेकेंडरी एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ द कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि
जैसे कि बीड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बोट, क्योंकि व्यापार करते थे तो नाव के थ्रू, तो इसका मतलब बोट के बारे में भी थोड़ा जानते हैं, उसको बनाना भी जानते होंगे, मनके बनाना भी जानते होंगे, सील बनाना भी जानते होंगे, और ये घर में तो बनती नहीं होंगी, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रही होगी, वहां बनती होगी। तो हड़प्पा नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहर बनाने की विधि, ये सारी की सारी जो चीजें हैं और ये विधि भली भांति इन सब चीजों से वो लोग परिचित थे। किस किस से? नाव बनाने की विधि से, मनका बनाने की विधि से, मोहर बनाने की विधि से, टेराकोटा की मूर्तियां बनाने की विधि से, और उसी के साथ साथ पोट बनाने की, जैसे ऐसे जो पोट्री है ना, उन सभी विधियों के बारे में जानते थे। वो सोने के बारे में भी जानते थे, चांदी और कीमती पत्थरों से जो आभूषण बनते थे उनके निर्माण में भी वो लोग प्रवीण थे, उस सब को भी जानते थे। और वो स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां ये जो थी उनको भी जानते थे। मिट्टी के बर्तन अलग अलग प्रकार के, 10 से 15 प्रकार के अलग अलग जो बर्तन थे, इससे जानते थे, वो जानते थे, समझते थे। इससे क्या था, अब ये देखिए जहां पर भी आर्ट एंड क्राफ्ट विकसित हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो जो सभ्यता है वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। मतलब जो बिल्कुल प्रिमिटिव जो स्टेज होता है ना, उससे आगे आगे बढ़ना शुरू कर दिया उस सभ्यता ने। क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज में तो मैक्सिमम इंसान का जो समय है वो खाना ढूंढने में और इन सब में जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंसान एक वेल सेटल लाइफ जीता है, जैसे जैसे सोसाइटी विकसित होती है, समाज विकसित होता है, जैसे जैसे उसमें नियम आधारित होते हैं, तो इंसान का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है, कोऑपरेशन भी बढ़ता है, और ऐसे करते करते इंसानी जो सभ्यता वो आगे बढ़ती है। और जब इंसानी सभ्यता एक हार्मनी में जीती है, कुछ समय उसको मिलता है, पीस मिलती है, शांति मिलती है, तो विचार करता है, क्राफ्ट के बारे में सोचता है, लिटरेचर के बारे में। तो जब भी कभी सभ्यता में आर्ट एंड क्राफ्ट मिले, लिटरेचर मिले, कि लिटरेचर का विकास हुआ, हम क्यों बोलते हैं कि उस समय लिटरेचर का विकास हुआ, हम क्यों बोलते हैं उस समय क्राफ्ट का वो हुआ, विकास हुआ, वो इसलिए बोलते हैं ताकि हम इस बात को गहराई से समझ सके कि कितना आर्थिक और पॉलिटिकल एंगल और इकोनॉमिक एंगल से, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर वो जो सभ्यता थी वो कितनी मैच्योर और परिपक्व हो चुकी थी, कि वो नेक्स्ट पॉइंट पर जा चुकी थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे आज के दिन है ना कंटेंट डेवलपर, इसी प्रकार से अब देखिए रिलीजन। अब रिलीजन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? रिलीजन के बारे में अगेन उनके जो रिमेन्स है, आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स है, पूरा तात्विक जो साक्ष्य हैं, उनको देख करके, उनको समझ करके तभी हम लोग बताएंगे। जैसे एक सील मिली है जिसको बोला गया है प्रोटोसिवा। अब ये जो सील है, ये हमें क्या क्या बताती है? अब इस सील में जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वन सिटिंग, द नेम इज द प्रोटोसिवा, इसको प्रोटोसिवा बोला गया। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दिया? जैसे यहां पर राइनो हो गया, यहां पर ये एलिफेंट हो गया, और क्या है, जैसे यहां पर एक टाइगर हो गया, अच्छा यहां पर नीचे गोट है। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। और अच्छा, जब शुरू में जब इसको डिस्कवर किया गया, जब ये मिला, तो बोला गया कि हो ना हो कोई प्रोटोसिवा है, और ये मेडिटेशन पोज में बैठे हुए हैं, प्रोटोसिवा है। और ये जो एनिमल्स हैं, इसका मतलब, अब यदि आपके पास क्वेश्चन आए कि हड़प्पन सभ्यता के जो लोग हैं वो टाइगर को नहीं जानते थे, नहीं जानते होते तो ऐसे यहां पर कैसे आता साइन? वो जानते थे। तो रिलीजन हमें वैसे पता नहीं है, हम बोलते हैं कि वो जो सभ्यता थी वो सेकुलर थी। सेकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी कोई भी पब्लिकली कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिली कि कोई ऐसा पब्लिक में हो कि कोई मंदिर हो, कोई मसाजिद हो, ऐसा कोई गुरुद्वारा हो, कोई चर्च हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब रिलीजन को तो मानते थे, लेकिन पब्लिकली नहीं है, तो इसका मतलब वो 100% सेकुलर थे। तो इसका मतलब विचारों में भी वो बहुत ज्यादा वो थे, एडवांस थे विचारों में भी। तो ऐसे हम लोग ड्राइव करते हैं। अब देखिए वहां पर क्या मिला है, टेराकोटा की जो लघु मूर्तियां हैं उसमें एक महिला का चित्र मिला इस प्रकार से, जिसको बोला गया मदर गोडेस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वेमेन्स का जो दर्जा है समाज में वो भी ठीक ठाक रहा होगा जब मदर गोडेस को पूजा जा रहा है। तो इसका मतलब द हड़प्पन देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ fertility goddess and worshipped her in the name as the manner as the Egyptian worshipped the Nile goddess Isis। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये जो मेन जो पॉइंट है इसके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो अर्थ है वो उनको एज अ फर्टिलिटी गोडेस देखते हैं, कि हमारी जो पृथ्वी है वही जीवन की जननी है। और ये जो मदर गोडेस की जो इमेज है ये उसी की तरफ दर्शा रही है। और हड़प्पई जो पृथ्वी, मतलब हड़प्पन जो सभ्यता है वो पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, और उसके साथ पृथ्वी की पूजा उसी तरीके से करते थे जिस प्रकार से इजिप्ट के लोग
जो उनकी जो नाइल गॉडेस है। भाई इजिप्ट में क्यों नाइल की पूजा करते थे? क्योंकि इजिप्ट वाला आज का जो इजिप्ट है वो सूखा एरिया है, डेजर्ट में है। जो नाइल जो रिवर उसी के आसपास आप आज के इजिप्ट के इनफैक्ट मेन शहर है, उनके जो मेन शहर जैसे कायरो हो गया उसको देख लीजिए आप, तो नाइल को ही मानेंगे ना। जो उनके जीवन को सपोर्ट कर रही है, जीवन जो जननी है उसी को मानेंगे, तो वहां पर नाइल है। यहां पर मदर जो अर्थ है उसी को ही एज अ फर्टिलिटी गॉडेस देखा गया। तो ये जो इमेज है मदर गॉडेस की, ये उनसे कनेक्ट करके देखा गया है इसको। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में, प्रोटोसिवा के बारे में, मेल डिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए मदर गॉडेस है, इसका मतलब फीमेल जो डेटी थी उसको, और जो फीमेल जो देवी थी उसकी पूजा वो लोग करते थे। मेल वर्शिप थी क्या? हाँ जी, मेल वर्शिप भी थी। कैसे? जो प्रोटोसिवा है ये पशुपति महादेव सीले, ये हमें क्या बता रही है कि इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई एक जो देवता उसी पर ही मतलब उसी को ही मानते थे केवल और केवल। इसका मतलब मस्ट हैव बीन अ पॉलीथेइस्टिक रिलीजन। और नेचर वर्शिप भी थी, पीपल, जैसे पीपल के पेड़ है उसकी भी, उसी के साथ साथ एनिमल वर्शिप भी थी। अच्छा, उसी के साथ साथ वो जैसे मान लीजिए कुछ जैसे ताबीज जो थे उनके भी साक्ष्य मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ हो सके तो टोटमिज्म, इसके बारे में भी वो, कि कोई झाड़ फूक वगैरह, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मानते होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, मान्यताओं के बारे में हमारे सामने चर्चा करती है और हमारे सामने उजागर करती है कि वो लोग क्या मानते होंगे। सो पुरुष देवता के रूप में मोहरों का ये जो मोहर मिली हमें पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है ये पशुपति महादेव, जो स्टार्टिंग मिला तो इनको पशुपति महादेव बोला गया कि ये जो है पशुपति महादेव, डिपिक्टेड गॉड इज आइडेंटिफाइड एज अ पशुपति महादेव। अब उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं रिलीजन के बारे में। अब रिलीजन में इतनी ज्यादा और कुछ एज सच पॉइंट है नहीं। जैसे दे बिलीव्ड इन द फेलस वर्शिप, लिंग और योनि की वो लोग पूजा करते थे। लिंग तथा स्त्री जन मतलब योनि की पूजा करते थे। एक सिंगों वाला सांड भी मिला है। और वृक्षों की पूजा भी, पेड़ की पूजा भी करते थे, पशुओं की पूजा भी करते थे, मतलब नेचर वर्शिप भी थी, क्योंकि 1 हॉर्न राइनो मिला है, ट्री, एनिमल, इन सब की पूजा करते थे। तो ये सारी चीजों के जो साक्ष्य मिले हैं उनसे हम लोगों ने एक्स्ट्रापोलेट चीजों को किया है। अब देखिए, अब आया मेन पॉइंट जो भी है, मतलब 1 पॉइंट जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये जगह है, इस पे मिला क्या है, उससे संबंधित मैं एआई चित्र बना करके आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे कि इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये आपको सीधा याद करना, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको जरूर डाउनलोड करना, पढ़ना, पूरा मजा आएगा एकदम पूरा। यदि आपने सेशन देखा हो तो आपको अच्छा भी लगा होगा एंड डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे कि हड़प्पन जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसमें हमें मिला क्या है। पहली बात तो आपको यह देखना है, ये महत्वपूर्ण जो मेजर डिस्कवरी, उससे पहले आपको क्या देखना है, आपको यह देखना है कि इनके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे और कौन से साल में था। फॉर एग्जांपल, यदि आप देखें कि हम लोग यदि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये आएगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज करना, मतलब इसका जो एक्सकवेशन है वो शुरू किया। उसके बाद अभी इसकी लोकेशन कहां है? अब इसकी लोकेशन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि इन द, ये जो पाकिस्तान का जो पंजाब है उस प्रोविंस में, उनका जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब दोनों साइड है, भारत के भी पाकिस्तान साइड, वहां पर है। तो लोकेशन भी आपको पता चल गई। मिला वहां पर क्या है? मिला वहां पर क्या है? सैंडस्टोन, स्टैच्यू ऑफ द ह्यूमन एनाटोमी, ये मिला। उसी के साथ साथ क्या मिला? ग्रेनरी, जहां पर अनाज को स्टोर करते थे, वो मिला। उसी के साथ साथ बुलक कार्ट क्या शो कर रहा है? डायरेक्टली खेतीबाड़ी के बारे में बता रहा है। उसी के साथ यूनिक सील, ये सील भी मिली है, एक अनूठी मोहर मिली है, न्यू एडिशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जितने भी 4 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में मिले क्या थे। ये मेन पॉइंट है। कभी एग्जाम में आया मैच द फॉलोइंग करके यदि तथ्य पूछे गए तो ये, लेकिन आप सोचिए मुख्य परीक्षा में मेंस इज द मेन, मुख्य परीक्षा में वो आपका एनालिटिकल स्किल पूछता है। ठीक है, प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट भी पूछ लिया, फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए, बट यदि अब आपको ये फैक्ट पता है तो इसका मतलब नाउ यू कैन अप्रिशिएट द फैक्ट कि इन फैक्ट का मतलब क्या है, इनका महत्व क्या है, क्यों यूपीएससी हमें पूछ रहा है, क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। यदि आपको बुलक कार्ट मिला, इसका मतलब खेतीबाड़ी वहां पर जरूर थी। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? ग्रेनरी स्टोर कर रहे थे, इसका मतलब सरप्लस था, सरप्लस था इसका मतलब। उसी के साथ साथ ह्यूमन एनाटोमी, ये क्या शो कर रहा है? इसका मतलब वो जरूर आर्ट एंड क्राफ्ट इस पे फोकस करते थे क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम था। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग से लोग रहे होंगे, मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि स्पेशलाइजेशन रहा हो। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आज के दिन कोई व्यक्ति अपना करियर बनाता तो एक ही चीज में करियर बनाता है ना, ऐसा तो नहीं करता ना, इस चीज में भी करियर बना रहा, उसमें भी, सारे काम करने की कोशिश कर रहा है।
अपने घर के बाहर रोड भी खुद ही बनाएगा, अपना घर भी खुद ही बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने घर में जो भी सामान है वो भी खुद ही बनाने की कोशिश कर रहा है, खेती बाड़ी भी कर रहा है, अपने सारे के सारे सामान बनाने की कोशिश करनी। हम एक स्पेशलाइजेशन में है ना कि जो भी मैं काम करूँ अतः जिंदगी वही करता हूँ। क्या वहां स्पेशलाइजेशन था क्या? ये क्वेश्चन भी आता है, ये प्रश्न भी आता है मे बी, क्योंकि इतनी सफाई बिना स्पेशलाइजेशन के बिना पूरी जिंदगी कैसे संभव है? तो मे बी हो स्पेशलाइजेशन रहा हो। सो ये सारे पॉइंट हमारे सामने निकल करके आते हैं। अब और देखते हैं, जैसे कि खोजकर्ता मोहनजोदड़ो के कौन थे? राखल दास बनर्जी, और 1924 में फाइनली हो गया था और 1922 में शुरुआत की थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अगेन ये भी पाकिस्तान में है। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या मिला? ग्रेट बाथ, ये ध्यान रखना, एक मेन पॉइंट है ग्रेट बाथ। और क्या मिला है? यहां पर भी ग्रेनरी मिली है। और क्या मिला है? ब्रोंज ऑफ द डांसिंग गर्ल, ये देखिए डांसिंग गर्ल। तो इसका मतलब मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा बताता है। और क्या है? पशुपति महादेव सील भी यहां पर मिली है। बियर्डेड मैन जो स्टैचू है वो भी यहां पर मिला है। ये मेन पॉइंट है। दिस इज द फर्स्ट वन। एक मिनट भाई, दिस इज द फर्स्ट वन, ग्रेट बाथ, ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू सेकंड, पशुपति सील थर्ड, बियर्डेड मैन फोर्थ। ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और ये कपड़ा वुवन कॉटन क्लॉथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं दोबारा से इनको कर देता हूं, इसलिए क्या? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता होंगे ना तो चीजें आप समझ नहीं पाएंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए नाउ उसके बाद आया सुतकागन दौर। सुतकागन दौर में क्या क्या चीजें थी और क्या क्या था? अब देखिए सुतकागन दौर में ये मिला है दैट इट्स अ की ट्रेड सेंटर बिटवीन द हड़प्पन एंड द बेबीलोनियन। हड़प्पन और बेबीलोनियन में ये मतलब क्योंकि वेस्टर्न है ना, सुतकागन दौर कहां? इस साइड में है। आज का जो पाकिस्तान साइड है, सिंध बलूचिस्तान वाला साइड, इसका इसी के आसपास। तो ये क्या? ये कनेक्शन शो कर रहा है ना कि भाई जो और जो सभ्यता थी उनके साथ कनेक्शन इनका, यहां पर इसके साक्ष्य मिले हैं। ये एक मेन पॉइंट है। किसने? खोजकर्ता कौन है? ऑरेलस्टीन। और क्या ये है कहां पर? बलूचिस्तान प्रोविंस में है। ये लीजिए 3 पॉइंट डिस्कस करने थे, तीनों के तीनों पॉइंट है, इस पीडीएफ से ही देख लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद चानूदारो। चानूदारो में मेन पॉइंट क्या है? एनजी मजुमदार है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सिंध, रिवर इंडस इन द सिंध। और मिला क्या है यहां पर? अ डॉग चेजिंग द, ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। अ डॉग चेजिंग अ कैट फुटप्रिंट, ये यहां पर मिला है। बियर्ड मेकिंग शॉप एंड फर्नेस मॉडल, ये भी यहां पर मिला है। उसके साथ साथ अब और चलते हैं, जैसे कि आमरी जो साइट है वहां पर क्या क्या मिला है ये भी देख लेते हैं। जैसे आमरी साइट पर एविडेंस ऑफ द एंटीलोप, हिरन के जो संकेत है वो यहां पर मिले हैं। उसी के साथ साथ ये कहां पर है? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, और एनजी मजुमदार ने ही इसका एक्सकवेशन किया था। ये पॉइंट हो गए। उसके बाद और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज जैसे कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कालीबंगा, अच्छी इंपॉर्टेंट साइट है। कहां पर है? जैसे कि अमलानंद घोष थे, इन्होंने शुरू किया था इसका आर्कियोलॉजी, मतलब इसका एक्सकवेशन शुरू किया था। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द घग्गर रिवर इन द राजस्थान, ये राजस्थान में, इंडिया में, ध्यान रखना, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड फायर एल्टर मिले हैं यज्ञ के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भाई। फायर एल्टर के एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐसे ही द सेम इज द केस विद द, जैसे आपको लोथल में क्या मिला? पहले तो एसआर राव, एक्सकवेशन एसआर राव ने शुरू किया था। उसके बाद सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ द खंबत ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जैसे गुजरात में भोगावा। ये फैक्ट है, जस्ट आप देख लीजिएगा लोथल लोकेशन। उसी के साथ साथ यहां पर क्या मिला? चावल हस्क, उसका भूसा। डॉकयार्ड फैसिलिटी, मैन मेड डॉकयार्ड फैसिलिटी, याद रखिएगा, मैन मेड डॉकयार्ड फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ और क्या मेन पॉइंट थे? जैसे कि सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा से क्या क्या मिला? खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी, है कहां पर? गुजरात में स्थित है। उसी के साथ साथ यहां पर घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रट्टा लगाना है। अच्छा, मन के भी मिले हैं, बीड्स भी मिले हैं, बीड्स तो और भी जगह पर है बट इट्स ओके। तो ये भी एक पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा फैक्ट बचा हुआ है, अब आता है फैक्ट, पहले कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? बन्नावली में आरएस बिस्त खोज करता है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। मन के मिले हैं, और क्या मिला है? बारले, जो के एविडेंस वो भी मिले हैं। अब आगे चलिए। उसके साथ साथ
जो धोलावीरा है उसमें क्या क्या मिले, जैसे वाटर टैंक रिजर्वोयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिला है। वाटर ड्रेनेज मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, अगर तथ्य आया तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आई तो कॉन्सेप्ट आप अभी तक कवर कर चुके हैं, अभी तक यहां पर आप रुके हुए, तो इसका मतलब आपको सेशन अच्छा भी लगा और आप नाउ यू कैन अप्रिशिएट कि भाई यहाँ क्या बताया जा रहा है। आरएस बिस्ती थे एंड सिचुएटेड ऑन द रन ऑफ द कच्छ, गुजरात, ये भी एक पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, देखिए यहां तक ही बस। सो आज का सेशन इतना ही है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। पूरा प्रयास किया गया है कि यहाँ पर चीजें आपको विस्तार से समझाई जाए, क्योंकि समझने के बाद ही चीजें ज्यादा बेटर होती हैं, वैसे रटने से कोई फायदा नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जगमया भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मतलब आराम से यदि किसी चीज को प्रेम भाव से यदि ग्रहण करोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो ज्यादा फायदा होगा, वो ज्यादा समय तक रिटेन होगी और वही लाभदायक होती है, ठीक है। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।